नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा हुंड रूल और एन प्लस एल रूल। एन प्लस और हुंड रूल पे बेस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एन प्लस एल और हुंड रूल पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपको आरपीएससी के अंदर मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आरपीएससी के मैक्सिमम टॉपिक्स में डाल रहा हूं और रेगुलर डाल रहा हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप विश्वास नहीं करते तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन वीडियोस को वॉच करिएगा, आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और 100% आप इन वीडियोस से लाभान्वित होंगे। आप यानी आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं हुंड रूल की। देखिए हुंड रूल क्या बताता है। हुंड रूल कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन फिल किया जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरे जाना है ये हमें ये क्या बताता है, हुंड रूल बताता है दोस्तों। यानी इलेक्ट्रॉनों को भरने के बारे में अपने बताता है। जैसे अगर मैं एस कक्षक की बात करता हूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा। इसके बाद में उसकी क्या होगी, युग्मन होगा, उसकी पेयरिंग होगी। जैसे मैं अगर मैं पी की बात करूं दोस्तों, तो पी के अंदर देखिए एस के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एस के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को भरें कैसे, इन इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है ये कौन बताता है? हुंड का नियम बताता है। हुंड इसको मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहते हैं। देखिए पी की बात करें तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3, इसके बाद में पेयरिंग होगी 4 5 6 यानी युग्मन होगा। ऐसे अगर मैं डी की बात करूं तो 5 समभ्रंश कक्षक। देखो समभ्रंश का मतलब क्या है, यहां पर आपने नाम सुना होगा समभ्रंश कक्षक या समभ्रंश का मतलब वो कक्षक जिनकी समान ऊर्जा होती है, समान ऊर्जा होती है, वो क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ध्यान है ना, इनको इंग्लिश में अपन लिखें तो डिजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब देखिए जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनों को पहले अयुग्मित भरना है, इसके बाद में इनका क्या करवाना है, युग्मन करवाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो अपना स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए स्टेटमेंट ये कह रहा है कि समभ्रंश कक्षों को भरने के लिए समधर्म में भरने के संदर्भ में क्या कह रहा है, समान समभ्रंश कक्षकों को यानी इनकी जिनकी ऊर्जा समान होती है उनको भरने के लिए क्या कह रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का प्रत्येक कक्षक प्रारंभ में एक एक इलेक्ट्रॉनों का भरा जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले भरा जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले भरा जाएगा दोस्तों। इसके बाद में क्या कह रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगी, पेयरिंग होगी। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा इसके बाद उनका क्या हो जाएगा, चक्रण समानांतर होंगे। अच्छा इसका ध्यान रखना है, चक्रण समानांतर कैसे होंगे, जब इनका एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाएगा तो ये समानांतर चक्रण है, इसमें ये कैसा एक जैसा है, लेकिन ये इसके विपरीत चक्रण भरा जाएगा कब, जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से पी कक्षकों के स्थायित्व के बारे में भी पता लगेगा। कैसे? P6 P5 P3 P2 सॉरी P4 P2 और P1, ये इन कक्षकों के स्थायित्व का ऑर्डर भी है दोस्तों। ये आपके जब आवर्त सारणी के गुणों के बारे में पता लगाते हैं, जब आप आयनेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे, तब ये काफी काम आएंगे, ये पॉइंट काफी काम आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित भरा जाएगा यानी समांतर भरा जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्या करवाया जाएगा, युग्मन करवाया जाएगा। जैसे पी कक्षक में चौथे इलेक्ट्रॉन से युग्मन होगा, जैसे मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन चौथा जो होगा उसके पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही डी के अंदर 5वें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी, ऐसे ही एफ के अंदर 8वें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी। यानी अगर मैं एफ ऑर्बिटल की बात करता हूं दोस्तों, एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो एफ में देखिए ये 7 कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां इलेक्ट्रॉन यहां से भरा जाएगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन होगा एक कक्षकों में वो कहां से होगा, आठवें इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही अगर मैं दोस्तों प्रथम तत्व में बात कर रहे हैं, इसका एग्जांपल लेके बेसिस पे बता रखा है। देखिए पहला क्या कह रहा है, प्रथम तत्व जिसमें युग्मन प्रारंभ होता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि पी कक्षक की बात करें, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के अंदर पी कक्षक में, ऐसे 3D के अंदर आयरन की बात करें, ऐसे ही 4F के अंदर टर्बियम की बात करें, तो इनमें युग्मन किस तरह से होता है ये मैंने बता रखा है। आगे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा कार्बन का। देखिए इसको मैं इस तरह समझाता हूँ, कार्बन के बेसिस पर अगर मैं कार्बन की बात करूं तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2p के अंदर दोस्तों, 2p के अंदर, इस 2p के अंदर पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p के अंदर 2, तो px पी वाई के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया। ऐसे नाइट्रोजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर। अब देखो पहला जो एक एस तो एक ही कक्षक था, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन की युग्मन एस, पहले तो एन पे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद में युग्मन किया जाएगा, इसमें 2s में भी हो जाएगा। क्योंकि एस कक्षक के अंदर अधिकतम अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एस के अंदर, तो पी के अंदर अधिकतम कितने भर सकते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ध्यान रखना है। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों तो 2 ये रे, 2 ये रे। अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन जब युग्मन होगा ऑक्सीजन के अंदर, तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो ये भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन का फिर युग्मन होगा। तो ये था अपने पास हुंड रूल का मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल, और काफी काम में आएगा दोस्तों। इसके काफी सारे क्वेश्चंस आरपीएससी में पूछे गए हैं, और मैंने इसी सेशन के अंदर अभी जो क्लास में ले रहा हूं उसके अंदर मैं इनके एग्जाम्पल भी करवाऊंगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे वाले रूल के बारे में। N+L रूल काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ऊर्जा स्तर का क्रम बताना हो, अगर आपको ऊर्जा स्तर का क्रम बताना हो कक्षकों, उपकोष यानी कोष और उपकोष को मिलाकर दे दे, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p डैश डैश डैश, इस तरह से। और फिर आपको इनका ऊर्जा स्तर का क्रम पूछ लिया जाए दोस्तों, ऊर्जा स्तर का क्रम पूछ लिया जाए, यानी एनर्जी लेवल का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो किस तरह से हम इनको अरेंज करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रूल है कौन सा, N+L का रूल। एक तो दोस्तों हाफ बाउ रूल से पढ़ा था अपन ने, हाफ बाउ रूल पढ़ा था। हाफ बाउ रूल में अपन ने गोले बनाए थे 1s का, फिर 2s का, 2p का, 3s का, 3p का, 3d का, इस तरह से गोले बनाए थे दोस्तों। जैसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p के अंदर, फिर 3s के अंदर। तो जो सबसे कम एनर्जी वाला होगा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पहले उसी में भरा जाएगा। तो यही ऑर्डर अपन अगर N+ से लगाए तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रेस करता है जिसके लिए N+L का मान क्या हो, सबसे कम हो, निम्नतम हो। यानी जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में फिल किया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए N+L का मान समान हो, यानी अगर N+L का मान जितना कम होता है, न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहला भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दोस्तों N+L का मान समान हो, कहीं 2 कोष और उपकोषों के लिए 2 जगह, यदि 2 या अधिक कक्षकों के लिए N+N का मान समान होगा तो वहां मुख्य क्वांटम संख्या को डोमिनेंट रखेंगे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को डोमिनेंट रखेंगे। तो ये कह रहा है हो तो नया इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रेस करेगा जहां N का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो N+L के बेसिस पर अपन इजीली ऊर्जा स्तरों को अरेंज कर सकते हैं। वस्तुतः N+N नियम कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को निर्धारित करता है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं दोस्तों। देखिए ये मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा मैंने, और इसमें मैंने N और L दोनों की वैल्यू बताई है दोस्तों। ये रहा N के लिए, यानी 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3s के लिए। अब इन सब के लिए मैं N और L की वैल्यू बात कर रहा हूँ। N के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2, 3 4 p 5 4 5 और 6, ये तो होगी दोस्तों N की वैल्यू। अब L की वैल्यू जो कि एजिमुथल क्वांटम संख्या यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या S P D F G H के लिए बताई थी। S के लिए क्या बताया था मैंने, 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए क्या थी 4, ये बताई थी मैंने। तो देखिए S के लिए 0 0, P के लिए 1, फिर S के लिए 0, फिर P के लिए 1, फिर S के लिए 0, फिर D के लिए 2, देखो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, फिर P के लिए 1, फिर 0 S के लिए, D के लिए 2, P के लिए 1 और S के लिए 6।
सॉरी 0 L की वैल्यू। अब देखो दोस्तों इसको जोड़ो, N और L को सम कर देना है, तो यहाँ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। N प्लस L को सम करने पर यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो जिसकी वैल्यू कम आ रही है उसकी एनर्जी भी कम होगी। यानी अगर मैं ये कहूँ, इनको अरेंज करूंगा अभी मैं आपको अरेंज करके बताऊंगा कि 1s और 2s में से 1s की एनर्जी कम है किसके कंपेयर में, 2s के कंपेयर में। अब जब n और l की वैल्यू सेम आ रही है दोस्तों, n प्लस l का जो सम आ रहा है उनकी वैल्यू n प्लस l का सम आ रहा है, जैसे 2p की बात करें और 3s की बात करें तो यहाँ n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, तो 3 आ गया सम, इसमें 3 और s की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 3 आ गया। तो दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा, जैसे 2p और 3s में इस 2 का और 3 का अपन ऑर्डर चेक करेंगे n के बेसिस पर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या के बेसिस पर। तो जिसके लिए n का मान कम होगा, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा, उसका ऊर्जा स्तर भी कम होगा, एनर्जी लेवल भी कम होगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से पहले फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाएगा, 2p के अंदर, फिर 3s के अंदर। ऐसे ही 4s और 3p और 4s की बात की जाए दोस्तों, तो n प्लस l का मान इनके लिए कितना आ रहा है, n प्लस l का मान यहाँ कितना आ रहा है 4, तो 4 दोनों के लिए समान है। तो अपन ये कहेंगे कि जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान कम होगा उसके लिए एनर्जी लेवल भी कम होगा और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फिल किया जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही देखो दोस्तों यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो 5 के लिए भी अपन क्या करेंगे 3D, और अगर मैं 4p की बात करूंगा तो इसके लिए भी n प्लस l का मान n प्लस l का मान 5 आ रहा है, इसके लिए 5 आ रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर इस n के वैल्यू के बेसिस पर अपन ये कहेंगे जिसका n का मान कम होगा, जैसे 3 यहाँ कम है और 4 यहाँ ज्यादा है, तो जिसका n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें पहले फिल होगा। तो आप अब मेरी बात समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहाँ पर 3D 4p और 5s, मैं इसको यहाँ लेता हूँ 3D 4p और 5s ले लिया, इनके लिए n प्लस l का मान यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ मैं चेक करूंगा कि सबसे कम n का मान कहाँ है, तो यहाँ n का मान 3 है, यहाँ n का मान 4 है और यहाँ n का मान 5 है दोस्तों। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जिसके लिए n का मान भी कम होगा। तो ये बात मेरी समझ में आ गई क्या, फटाफट चैनल को लाइक कर दो अगर बात समझ में आ गई तो। देखिए अगर मैं बात करूं इनकी एनर्जी के, तो 2s 2p ये पहले से ही अरेंज कर रखा है इन्होंने, ये मैं आपको अलग से एग्जांपल और लेके समझाऊंगा। तो ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है, ये इजीली आप अरेंज कर सकते हैं अगर आपको n प्लस l रूल समझ में आ चुका होता है। चलिए दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूं इनके न्यूमेरिकल्स, जो कि कुछ मैंने आरपीएससी के कुछ पुराने पेपर्स में से लिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों क्रोमियम की बात करें तो 24 पे आता है इसका एटम नंबर, ठीक है, और इससे पहले आने वाली नोबल गैस होती है आर्गन। अब बचता क्या है अपने पास 3D और 4s। अगर मैं 20 तक की बात करूं दोस्तों, कैल्शियम तक की बात करूं, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर भरे जाएंगे, यानी ये तो हो गया 20 तक का। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मेरे को भरना होता है, तो यहाँ पे 4 बचते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के अंदर जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं दोस्तों 1 2 3 और 4 और 5, तो अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है कंपेयर देन अनकंप्लीट के। तो यहां पर ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहां एक्सेप्ट कर लेता है और ये बना लेता है 3d5 4s1। तो जो वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का वो कौन सा हो गया 3d5 4s1। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टर होगा जो सही होगा या गलत होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि विन्यास है 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 होता है। अब ये क्यों होता है इसका रीजन बताना है। तो 3d5 4s की तुलना में ऊर्जा स्तरों 3d कक्षक 4s की तुलना में उच्च ऊर्जा कक्ष स्तर पर होता है, नहीं। 3d की एनर्जी कम होती है किससे, वो ज्यादा होती है किससे 4s से, क्योंकि इसके लिए n प्लस n का मान क्या होता है 5 होता है और इसके लिए कितना होता है 4 होता है। क्लियर है। अब देखिए 3d5 एक स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास है, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेबल होने के लिए कर रहा है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि अर्धपूरित कक्षक। अब देखो मैं इसके बारे में बताता हूं दोस्तों एक बार, अगर मैं कक्षकों के स्थायित्व की बात करूं, ऑर्बिटल्स के स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, ऑर्बिटलों की स्टेबिलिटी की मैं बात करता हूं, तो ये कह रहा है कि जो पहला तो पूर्ण पूरित यानी फुली फिल्ड
जिसको आप क्या करते हैं, पूर्ण पूरित, पूर्ण पूरित, उसका स्तर ज्यादा होता है। फिर अर्धपूरित, अर्धपूरित यानी हाफ फील्ड का होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का होगा, और फिर इसके बाद में अनकंप्लीट या अपूर्ण कक्षक। ये लो दोस्तों, ये इनके ऑर्डर का स्थायित्व होता है। जैसे अगर मैं P6 की बात करता हूं तो P5, P3, P4, P2 और P1, ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, यहां ये कह रहा है कि आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में इसको अरेंज करना है। तो यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ले लिया मैंने। तो यहाँ पर देखो ये चीजें काम आती है, यहाँ पर कक्षकों का स्थायित्व काम आता है दोस्तों। यहाँ अगर मैं इसकी बात करूं तो S में तो सबके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, सब में NS2 NP2 है, इसमें NH2 NP3 है, NH2 NP4 है और NH2 NP5, ये इनके बाह्यतम कोश या वैलेंस शेल के ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब S को तो छोड़ दीजिए दोस्तों, S तो सबके अंदर कॉमन है। यहाँ पर NP के अंदर 2, इसके अंदर 3, P4 है और ये P5 है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको जस्ट इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि P5 का स्टेबिलिटी P3, P4 और P2 से ज्यादा है, जस्ट अभी बताया मैंने। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जिसका स्थायित्व बढ़ेगा, जिसका स्थायित्व बढ़ेगा उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। यानी आयनन ऊर्जा समानुपाती होगी स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल यानी कक्षकों के स्थायित्व के, कक्षकों के स्थायित्व के समानुपाती होगी। तो जहां स्थायित्व बढ़ेगा वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहां आपको सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी, पहले तो मिलेगी दोस्तों फ्लोरीन की। तो पहले हो गया फ्लोरीन, फिर हो गया नाइट्रोजन, फिर हो गया ऑक्सीजन और फिर हो गया कार्बन। तो फोर्थ ऑप्शन अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें। देखिए ये द्विगंशी क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर, हिंदी में अपन इसको बोल रहे हैं द्विगंशी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और इसके लिए L की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 5। अब अपन जानते हैं L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये दे रखी है। तो अब अपन क्या करेंगे, जब L की वैल्यू दे रखी हो और कक्षक निकाले, ऑर्बिटल निकाले, कक्षकों की संख्या निकाले, तो इसके लिए फॉर्मूला था 2l+1, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की बात करता तो इसको मैं क्या करता, डबल कर देता, 2 कर देता दोस्तों, 2 कर देता, या आप चाहे तो इसको 4l+2 भी लिख सकते थे। तो मेरे को ऑर्बिटल निकालने हैं तो, और L की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5, तो आसान से निकल जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 11। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी यानी 11 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन L = 5 एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। चलिए आगे चलते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के एक समान नहीं होते हैं, क्या मान। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इसके लिए अपन पाउली का जो अपवर्जन नियम पढ़ा था, पाउली का जो अपवर्जन नियम पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि अगर किसी एक ही कक्षक में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए N, L, M और S की बात की जाए, क्वांटम संख्याओं की बात की जाए दोस्तों, तो ये 3 तो समान हो सकती हैं लेकिन ये चौथी कभी भी समान नहीं होगी। यानी चारों क्वांटम संख्याओं के मान किसी भी एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं होते हैं। ये किसके लिए बताया, किसने बताया था, ये बताया था पाउली का अपवर्जन नियम। चलिए आगे चलते हैं। उन सभी ऊर्जा उप स्तरों जिनके लिए N+L का मान 5 से कम है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यानी ये कह रहा है कि N+L का मान 5 से कम हो, 5 से कम हो उन कक्षकों के लिए, अगर उनमें कक्षकों की संख्या देखी जाए। अब देखो मैं इसको ऐसे लेता हूं, पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s। अब मेरे को ये देखना है कि क्योंकि यहां पर आगे चलूंगा 4s के बाद में 3d के अंदर, तो फिर तो अपने पास N+L का मान बढ़ जाएगा 5 से ज्यादा। लेकिन यहां में N और L देखो, तो यहाँ L तो देखो 1, S की वैल्यू 0, N की वैल्यू 2, S की वैल्यू 0, N की वैल्यू 2, P के लिए 1, S की वैल्यू, सॉरी L की वैल्यू, फिर 3, फिर 0, फिर 3, फिर 2। अब यहाँ तो ज्यादा हो गई, इसको हटा दो भाई, 5 हो गई, 3 से कम चाहिए, 5 से कम चाहिए मैं तो। फिर यहाँ पे आ जाओ 4 और 0, तो इसको तो हटा देता हूं मैं इसको। अब अपने पास यहां पर N+L की वैल्यू देखो 2, सॉरी 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ
3, यहाँ 4 आ रही है। यानी हमें ये देखना है कि इनमें टोटल कितने कक्षक होंगे जिनके लिए n+l का मान 5 से कम आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर s के अंदर एक ऑर्बिटल, बिल्कुल, s के अंदर फिर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, फिर s के अंदर एक ऑर्बिटल और फिर इस s के अंदर भी एक ऑर्बिटल। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास टोटल 10 ऑर्बिटल यहाँ पर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 ऑर्बिटल। काउंट कर लो, 1 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 1 7 और एक कौन सा रह गया? 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d। तो यहाँ हो गया एक ऑर्बिटल, यहाँ हो गया एक ऑर्बिटल, यहाँ हो गया 3 ऑर्बिटल, यहाँ हो गया एक ऑर्बिटल। 3p के लिए n+l का मान 5 से कम होना चाहिए। 3p के लिए ये कैसे हो रहा है, गड़बड़ी कैसे हो रही है? 3p 3 और 2, 3 और 1 4, सॉरी ये भी होगा 3 + 1 है, बिल्कुल बिल्कुल अब हो गया। यहाँ पे भी होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल ये काउंट होगा दोस्तों। 3 और p के लिए 1 होगा, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे भी कितना हो गया? 4, तो इनके लिए काउंट हो जाएगा दोस्तों। यानी 4s तक के लिए n+l का मान क्या होगा? 5 से कम होगा। तो इस तरह से अपने पास ये टोटल 7 + 3 10 ऑर्बिटल हो गए। काउंट कर लीजिए दोस्तों, 1 2 3 यानी 5, एक 6 और 3 9 और एक s के अंदर 10। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं क्वांटम संख्या l की वैल्यू 4 की बात करता हूँ तो कौन सा कक्षक होगा? तो s p d f g h, और इनके लिए l की वैल्यू 0, इसके लिए 1 2 3 4 5। अब आप देख लीजिए कि जहां l की वैल्यू 4 आ रही है वो कौन सा कक्षक होगा? तो आप कहोगे g कक्षक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखो ये अपने पास इन कक्षकों के ऊर्जा स्तर का ऑर्डर आ गया। तो 3s, अच्छा पहले 1s है, फिर 2s 2p 3s और 3p। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? यही होगा ऑर्डर अपने पास। तो इसमें देखो एक बार ऑप्शन चेक कर लो, ये तो गलत है, 3s पहले आ रहा है, फिर 1s 2s 2p 3s 3p, ये ऑप्शन कलेक्ट हो जाएगा। ये आप अभी जस्ट अपन ने n+l रूल से बताया था और हाफ ऑफ रूल से भी कर सकते हो। ये वाला बिल्कुल गलत है। यहाँ तो n 3d और 4s में 3 के लिए n की वैल्यू 3, यानी 3d के लिए अगर मैं 3d की बात करूं तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो यहाँ तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 5 हो गया है। तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1s ये वाला, ये रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक परमाणु के अधोलिखित कक्षकों में से सर्वाधिक भेदी कौन सा है? यानी यहाँ पर पूछा दोस्तों भेदन क्षमता पूछ रहे हैं। भेदन क्षमता, जिसको आप पेनेट्रेशन पावर भी कहते हैं, पेनेट्रेशन पावर भी कहते हैं। और पेनेट्रेशन पावर होती है दोस्तों S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F। ये हमें ऑर्डर ध्यान रखना है। देखना दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो भेदन क्षमता और एक इनका ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर में ध्यान रखना दोस्तों, S की एनर्जी कम होती है कंपेयर देन P D एंड F के। तो ये दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भेदन क्षमता S की ज्यादा होती है और ऊर्जा स्तर देखे जाए तो S की सबसे कम एनर्जी होती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होगी? NS वाले कक्षक की होगी। पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हुंड रूल के बेसिस पर क्वेश्चन बना रखा है। हुंड रूल क्या कहता है? देखिए, हुंड रूल ये कहता है सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके बाद में उसकी क्या कराई जाएगी? पेयरिंग करवाई जाएगी। तो यहाँ देखो S में तो सही भर रखा है इन्होंने, S में सही भर रखा है, लेकिन P की बात करें तो यहाँ पे गलत भर रखा है। यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और इन्होंने पूछा क्या है कि निम्न कक्षीय आरेख जिसमें हुंड के बहुलकता का नियम पालन नहीं हो रहा है। दोस्तों ये देखना है कि पालन कहीं नहीं हो रहा है, तो ये पालन पहले ही ऑप्शन में नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये थे अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुंड रूल का कंप्लीट, और n+ को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले आज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके बाद में मैं इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वो सिखाऊंगा दोस्तों। यहां से आरपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं लिमिटिंग रिएजेंट को थ्योरेटिकल प्लस और उसके एग्जांपल्स वो सारे के सारे मैं एक साथ एक्सप्लेन करूं दोस्तों। ठीक है, चलिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए आपको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।